हेलो गाइस। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था टियानहाओ ने टियानशे को रोकने की काफी ज्यादा कोशिश की थी, लेकिन आखिरकार टियानशे वहां से भागने में कामयाब रहा था। अब आगे जियन उस जगह को देख रहा था जहां से टियानशे भागा था। उसके चेहरे पर उदासी थी, पर वो तुरंत इस उदासी को गायब कर लेता है और टियानहाओ की तरफ देखते हुए कहता है, टियानहाओ, मैं जानता हूँ आपने पूरी कोशिश की थी, पर अभी आपकी पूरी पावर लौट कर नहीं आई है। ऐसे में आपके लिए भी उसे रोकना आसान नहीं था, इसलिए आप उदास मत होइए। असल में भले ही टियानहाओ के लिए जियन ने बॉडी रिफाइन कर दी थी, पर अभी भी सिर्फ टियानहाओ की स्पाइटल स्ट्रेंथ लौट कर आई थी, उनकी डोईकुई अभी भी लौट कर नहीं आई थी। इसलिए पूरे फाइट के दौरान उन्होंने सिर्फ अपनी स्पाइटल स्ट्रेंथ का इस्तेमाल किया था। यही कारण था टियानशे बचकर वहां से भागने में कामयाब रहा था, वरना टियानशे में इतनी पावर नहीं थी कि वो टियानहाओ के हाथ से बच जाए। आसमान में खड़े टियानहाओ जियन के पास आ जाते हैं और कहते हैं, जियन चिंता मत करो, अगली बार जब भी हमारा सामना इनसे होगा मैं इन्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। पर अब तुम ये बताओ, हमें अब आगे जाना कहाँ है? क्या हम यहीं रुकने वाले हैं? ये कहकर टियानहाओ जियन की तरफ देखने लगते हैं। जियन थोड़ी देर सोचता है और फिर कहता है, अभी के लिए हमें जो सबसे पहला काम करना है वो है लिटिल फेरी डॉक्टर के लिए बॉडी रिफाइन करना। मैं उसकी पॉइजन बॉडी को यहाँ पर भी रिफाइन कर सकता था, पर यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर चारों तरफ पॉइजन फॉग फैला हुआ है। ऐसे में हम अगर इसके लिए बॉडी रिफाइन करेंगे तो वो लिटिल फेरी डॉक्टर के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है, और अभी हम आइस रिवर वैली की नज़रों में भी हैं। ऐसे में हमारे लिए यहाँ पर रुकना खतरे से खाली नहीं है। हमें लिटिल फेरी डॉक्टर की बॉडी रिफाइनिंग के लिए एक अच्छी जगह ढूंढनी होगी, लेकिन जगह की ही प्रॉब्लम है, क्योंकि लिटिल फेरी डॉक्टर की बॉडी रिफाइन करने के लिए हमें एक ऐसी जगह चाहिए जहाँ पर रोशनी और आग एक साथ आकर मिलते हों। उसी जगह पर मैं लिटिल फेरी डॉक्टर के लिए बॉडी रिफाइन कर सकता हूँ, और अगर मैं उस जगह पर लिटिल फेरी डॉक्टर के लिए बॉडी रिफाइन करूँगा तो लिटिल फेरी डॉक्टर की बॉडी रिफाइनिंग के सक्सेस रेट 10% से बढ़ जाएंगे। पर प्रॉब्लम भी यही है, मुझे ऐसी कोई जगह नहीं पता है जहाँ पर रोशनी और आग एक साथ आकर मिलते हों। क्या आप दोनों को ऐसी कोई जगह पता है? जियन की बात सुनकर टियानहाओ और लिटिल फेरी डॉक्टर थोड़ी देर के लिए सोचने लगते हैं। फिर वो एक दूसरे को देखते हैं और नाम में सिर हिला देते हैं। दोनों को ही ऐसी कोई जगह नहीं पता थी जहाँ पर रोशनी और आग एक साथ आकर मिलते हों। तभी एक आवाज़ सुनाई पड़ती है, मुझे पता है ऐसी एक जगह। जियन उस आवाज़ की दिशा में देखता है। वहाँ पर जिनलिन खड़ी हुई थी, जिसके फेस पर एक बड़ी सी स्माइल थी। क्या तुम्हें पता है? बताओ कहाँ है वो जगह? जियन अचानक से जिनलिन के वहाँ आने से चौंक गया था, लेकिन अगर जिनलिन को जगह पता थी तो ये एक अच्छी बात थी। जियन के सवाल पर जिनलिन उसे बताती है, हमारे ये क्लैन में एक जगह है जहाँ पर एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। उस प्लेटफॉर्म पर एक बहुत बड़ा छेद है। उस छेद के अंदर कई सारे फायर सीड्स हैं। इन फायर सीड्स को हमने कई सारे बीस्ट फ्लेम से इकट्ठा किया है। उस छेद से हमेशा एक पावरफुल हीट एनर्जी निकलती रहती है। उस छेद पर जब दिन में सूर्य की रोशनी पड़ती है तब वहाँ पर एक रिएक्शन होती है, जिससे उस बड़े से छेद में मौजूद सभी फायर सीड्स बाहर आ जाते हैं। उनके अंदर से एक पावरफुल फ्लेम निकलने लगती है, और वहाँ पर वो फ्लेम इस सनलाइट के साथ मर्ज हो जाती है। इन दोनों के मर्ज होने से वहाँ पर एक नई फ्लेम बनती है, जिसे हम लोग सन फ्लेम कहते हैं। सन फ्लेम एक हेवनली फ्लेम जितनी पावरफुल तो नहीं है, लेकिन ये बाकी नॉर्मल बीस्ट फ्लेम से कई गुना ज़्यादा पावरफुल है। हमारे क्लैन के लगभग सभी पूर्वजों ने इसी सन फ्लेम से गोलियाँ रिफाइन की थी, पिल्स रिफाइन की थी। हमें पिल टावर में सीट दिलाने में सन फ्लेम का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। उस जगह पर अगर आप लिटिल फेरी डॉक्टर के लिए बॉडी रिफाइन करेंगे तो शायद आपके सक्सेस रेट बढ़ जाएंगे। जिनलिन की बात सुनकर जियन भी सोच में पड़ जाता है। उसे आखिरकार ऐसी जगह मिल गई थी जिसकी उसे तलाश थी, मगर तभी उसे कुछ याद आता है और वो कहता है, मगर जिनलिन, क्या तुम्हारे ये फैमिली के लोग हमें वो जगह इस्तेमाल करने देंगे? क्योंकि देखो वो जगह तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और हम लोग बाहरी हैं। ऐसे में क्या वो लोग हमें वो जगह इस्तेमाल करने देंगे? ये बात सुनकर जिनलिन के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ जाती है, क्योंकि उसे याद था पिछली बार जब जियन ये फैमिली में आया था
तब ये फैमिली के पूर्वज और जियान के बीच झगड़ा ही हुआ था। उनके बीच कोई अच्छा कांटेक्ट नहीं हुआ था। मगर कुछ सोचने के बाद वो कहती है, भाई जियान आप चिंता मत करो। असल में पिछली बार जब आप आए थे तब ये फैमिली के लोगों को लगा था कि आप एक भारी हैं और हम पर हमला करने आए हैं। पिछली बार वो लोग आपकी आइडेंटिटी से अनजान थे, पर इस बार जब मैं उन्हें बताऊंगी कि आप वही हैं जो हमारी ये फैमिली को मुसीबत से बाहर निकाल सकते हैं, तो वो आपका स्वागत ज़रूर करेंगे, वो भी अच्छी तरह से। जिनलिन अच्छी तरह से जानती थी कि उसकी ये फैमिली अब बहुत बड़ी मुसीबत में है और बहुत जल्दी 5 ग्रेड फैमिली में से बाहर आ सकती है। उसकी पूरी फैमिली में उसके दादाजी अकेले ही रैंक 7 के एल्केमिस्ट थे, बाकी सभी उससे बहुत ही कम रैंक के एल्केमिस्ट थे। ऐसे में उनके लिए अब अपनी सीट बचाए रखना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था, लेकिन उसे यकीन था अगर जियान उनकी मदद करेगा तो वो वापस से अपनी सीट हासिल कर लेंगे। इसी यकीन के साथ जिनलिन कहती है, भाई जियान अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मुझे लगता है हमें अभी ही ये फैमिली के लिए रवाना हो जाना चाहिए। ये सुनकर जियान लिटिल फेरी डॉक्टर और टियान हाउ की तरफ देखता है। दोनों ही हाँ में सिर हिला देते हैं, जिसके बाद जियान अपनी स्पेस स्टोरिंग से 4 टोपियां बाहर निकालता है और उन तीनों को एक एक टोपी देकर खुद भी एक टोपी पहन लेता है। असल में जियान जानता था कि जब वो इस वैली से बाहर निकलेंगे तो उन पर आइस रिवर वैली की नज़र होगी। उन लोगों से बचने के लिए ही, फालतू की मुसीबत से बचने के लिए ही जियान ने वेश बदलने का डिसाइड किया था। वेश बदलते ही वो लोग तेजी से फॉलन गॉड माउंटेन के बाहर जाने लगते हैं। 2 दिनों तक लगातार ट्रैवल करने के बाद आखिरकार वो लोग फॉलन गॉड माउंटेन के एंट्रेंस पर आकर रुक जाते हैं। एंट्रेंस पर अभी के लिए कई सारे लोग खड़े हुए थे। असल में पिछले 2 दिन में आइस रिवर वैली ने इन लोगों को वांटेड लिस्ट में डाल दिया था। जियान को वांटेड लिस्ट में डाल दिया था और उस पर एक बहुत बड़ा इनाम रखा था। इस इनाम के लालच में ही कई सारे लोग यहाँ पर आए थे और जियान की वैली के बाहर आने का इंतज़ार कर रहे थे। जियान जानता था कि ऐसा ही कुछ होगा, इसलिए उसने वेश बदला था। जियान ने वेश बदल लिया था, इसलिए कोई उसे पहचान नहीं पा रहा था। वो लोग आगे बढ़ना जारी रखते हैं और कुछ ही पलों में उस जगह से भी दूर आ जाते हैं। अब उनके सामने एक बड़ा सा रेगिस्तान था। वो लोग तेज़ी से उस रेगिस्तान को पार करते हुए ये सिटी की तरफ जाने लगते हैं। ये सिटी फॉलन गॉड माउंटेन से ज़्यादा दूर नहीं थी। आधे दिन तक ट्रैवल करने के बाद वो लोग ये सिटी में पहुंच जाते हैं, जिसके बाद वो लोग तेज़ी से ये क्लैन की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन ये क्लैन के बाहर पहुंचकर सभी की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। ये क्लैन के एंट्रेंस पर जो बड़ा दरवाज़ा हुआ करता था वो अभी टूटा पड़ा था। उस दरवाजे के आसपास, या कहो उस दरवाजे से काफ़ी दूर तक भी ये क्लैन का कोई गार्ड दिखाई नहीं पड़ रहा था, जो साफ साफ ये इशारा कर रहा था कि ये क्लैन अभी मुसीबत में है। इस नज़ारे को देखकर जिनलिन परेशान हो जाती है और तेजी से मेन हॉल की तरफ बढ़ने लगती है। जिनलिन के पीछे पीछे जियान, लिटिल फेरी डॉक्टर, टियान हाउ भी मेन हॉल की तरफ जाने लगते हैं। कुछ देर बाद जिनलिन मेन हॉल के बाहर पहुंच जाती है। मेन हॉल के अंदर से कई सारी आवाज़ें आ रही थीं, जिनमें लोगों की चीखने की, लड़ने की और धमकी देने की आवाज़ें थीं। उन आवाज़ों को सुनकर जिनलिन परेशान हो जाती है। इधर कुछ ही पलों में जियान, लिटिल फेरी डॉक्टर, ये लोग भी उसके पीछे वहाँ पहुँच जाते हैं। वो लोग अभी मेन हॉल के एंट्रेंस पर खड़े हुए थे और मेन हॉल की तरफ देख रहे थे। मेन हॉल में अभी ये सिटी के कई सारे योद्धा खड़े थे, जिनकी हालत बहुत ख़राब थी। काफ़ी सारे योद्धा तो ज़मीन पर पड़े हुए थे और उनके मुंह से लगातार खून निकल रहा था। ऐसा लग रहा था कि ये क्लैन पर किसी ने बुरी तरह से हमला कर दिया है। अपने लोगों की इतनी बुरी हालत देख जिनलिन परेशान हो जाती है। इधर जियान भी जब इन लोगों की इतनी बुरी हालत देखता है तो उसे भी इन पर दया आने लगती है। वो सोचने लगता है, एक ऐसा क्लैन जो बहुत ही पुराना क्लैन है और बहुत ही पावरफुल है, लेकिन वक्त की मार के साथ उसकी अब ऐसी हालत हो गई है कि कुछ लोग आकर उसकी इतनी बुरी हालत कर कर चले गए हैं। लेकिन तभी जियान की नज़र कुछ लोगों पर पड़ती है जो हॉल में खड़े हुए थे और वो समझ जाता है कि वो लोग अभी वहाँ से गए नहीं हैं, वो लोग अभी भी वहीं मौजूद हैं। जियान ध्यान से उन लोगों को देखने लगता है। सभी ने काले रंग के कपड़े पहन रखे थे और सभी की बॉडी से एक पावरफुल ऑरा निकल रहा था। सबसे आगे 2 एल्डर्स खड़े हुए थे जो काफ़ी ज़्यादा बूढ़े थे, लेकिन उनके शरीर से निकल रही उनकी डुईकुई
ये बता रही थी कि वो दोनों ही 6 स्टार डाउजोंग थे, वो भी पीक लेवल के। ये दोनों ही जिनलिन के ग्रैंडफादर, जो ये क्लैन के फर्स्ट एल्डर भी हैं, उनसे कई गुना ज़्यादा पावरफुल थे। ये क्लैन आज सच में एक बड़ी मुसीबत में फंस चुका था, जिससे निकलना इनके लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला था। उन लोगों को देखते हुए जियान पूछता है, आखिर ये लोग कौन हैं? तो जिनलिन कांपते हुए बताती है, ये लोग ब्लैक फायर सेक्ट के लोग हैं। ब्लैक फायर सेक्ट एक बहुत ही पावरफुल सेक्ट है जो ये सिटी के बाहर लोकेटेड है। इस सेक्ट की पावर बहुत ही ज़्यादा है। ये दोनों एल्डर जो अभी सामने खड़े हैं, ये दोनों ब्लैक फायर सेक्ट के एल्डर्स हैं। इन दोनों को डेविल ट्विन कहा जाता है। डेविल ट्विन बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं। अगर ये दोनों साथ में आ जाएं तो किसी 8 स्टार डाउजोंग को भी टक्कर दे सकते हैं। मेरे ग्रैंडफादर अगर चाहें भी तो उनमें से एक को भी नहीं हरा पाएंगे। ये दोनों इतने ज़्यादा पावरफुल हैं। जिनलिन सिचुएशन की सीरियसनेस को समझ गई थी, तो समझ गई थी कि अब उन लोगों के लिए इस मुसीबत से निकलना बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला था। जियन ने कभी भी ब्लैक फायर सेक्ट के बारे में नहीं सुना था, पर आज उसकी पावर देखकर जियन समझ गया था कि ये सेक्ट कितना ज़्यादा पावरफुल है। अगर ये सेक्ट ब्लैक कॉर्नर रीजन में होता तो ये अकेला सेक्ट उस ब्लैक कॉर्नर रीजन पर राज करता, पर सेंट्रल प्लान में तो इस सेक्ट को भी ज़्यादा पावरफुल नहीं माना जाता होगा, जिससे ये समझा जा सकता था कि सेंट्रल प्लान में और कितने ज़्यादा पावरफुल सेक्ट हैं। ये दोनों आइस रिवर वैली के एल्डर बिंगफू से भी ज़्यादा पावरफुल थे। ऐसे में इन्हें हराना बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला था। इधर जियन और जिनलिन बाहर से ये सब देख रहे थे। उधर अचानक से हॉल के अंदर एक आवाज़ गूंज उठती है, एल्डर जाओ हे और एल्डर क्विनमो, आखिर तुम लोग क्या करना चाहते हो? भले ही हमारा ये क्लैन अभी पहले जितना पावरफुल नहीं रहा है, पर अभी भी हम इतने ज़्यादा पावरफुल हैं कि अगर तुम्हारा फायर सेक्ट हम पर अभी हमला कर दे तो हम उसका मुकाबला कर सकें, और अगर इस जंग में हम हार भी गए तो भी तुम्हारे ब्लैक फायर सेक्ट को कुछ ज़्यादा बेनिफिट नहीं होगा। ये क्लैन के फर्स्ट एल्डर गुस्से में जाओये और क्विनमो को धमकी दे रहे थे, लेकिन उनकी धमकी किसी काम नहीं आती है। उल्टा वो दोनों और हंसने लगते हैं। वो दोनों हंसते हुए कहते हैं, क्या तुम्हें सच में लगता है तुम लोगों को हराना हमारे लिए मुश्किल होने वाला है? हम दोनों में से अगर कोई एक भी चाहे तो तुम्हारे पूरे ये क्लैन को ख़त्म कर सकता है, समझे? हम लोग सेक्ट लीडर के ऑर्डर से यहाँ पर ये क्लैन पर कब्जा करने आए हैं, पर फिर भी हम लोग तुम्हें एक मौका देते हैं। अगर तुम लोग हमारे सामने सरेंडर कर दो तो हम ये क्लैन को कब्जा करने के बाद तुम लोगों को हमारे ब्लैक फायर सेक्ट का एल्डर बना देंगे। बोलो क्या कहते हो? और अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो फिर हम लोग तुम्हें जिंदा गाड़ देंगे। तो सोच लो तुम्हें क्या करना है। दोनों ही एल्डर हंसते हुए कहते हैं, लेकिन उनकी धमकी यहाँ पर काम नहीं आने वाली थी। ये जो गुस्से में चिल्लाते हुए कहते हैं, तुम लोग बस सपने में ऐसा कर पाओगे। ये कहकर वो लड़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड आज यहीं पर खत्म हो जाता है।